गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू विल बी फाइन। तो इन लास्ट लेक्चर्स हम मस्कुलस्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड योर क्वीज वाज पोस्टपोन्ड क्योंकि मैडम रुबीना का सेम टाइम पे क्वीज था। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्वीज कैंसिल हो गया, तो उसकी वजह ये थी कि मैडम रुबीना ने लेना था। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम डे पे सेम टाइम पे कंडक्ट कर लेंगे। ओके ओके गुड। तो लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अबाउट मस्कुलस्केलेटल सिस्टम। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं हमने कि लास्ट हमने क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने मसल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने उसके डिफरेंट फंक्शंस के पे डिस्कस किया था, लाइक फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने कंट्रैक्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, एक्सटेंसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था और मसल्स की इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। एग्जैक्टली ब्लड वाला चैप्टर हर दफ़ा पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पोस्टपोन नहीं होगा। ये आप लोगों की बैड लक समझें या गुड लक समझें, बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में टेस्ट कंडक्ट होगा। अच्छा, वॉइस का इशू है तो आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करके देख लें, हो सकता है सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा हो। हाँ, बाकी लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? कैन यू कन्फर्म मी? जब तक बाकी लोग ऑनलाइन नहीं होते काइंडली उनको एक टेक्स्ट कर दीजिएगा ग्रुप में कि ऑनलाइन आ जाएं। अभी हमारे पास 16 लोग ऑनलाइन हैं और हम एक रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था, इतनी देर में बाकी लोग हमारे पास आ जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, तो वी विल कंटिन्यू। ओके गुड, तब आवाज़ ठीक हो गई है। तो फंक्शंस ऑफ द मसल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, एक छोटा सा रिव्यू लेते जाते हैं। वेल आवाज़ क्लियर हो गई है, गुड। तो मसल्स है स्टेबिलिटी क्या क्या होती हैं, कंट्रैक्टिलिटी होती है, उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है और एक्सटेंसिबिलिटी होती है। इसके अलावा डिफरेंट अदर फंक्शंस होते हैं, लाइक मूवमेंट करवा रहे होते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग एंड पैसेजेस, जिसमें हमने स्फिंक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू, होप सो यू विल बी फाइन। तो स्फिंक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये वेन्स के अंदर भी होते हैं, इसके अलावा जीआईटी के अंदर भी स्फिंक्टर्स पड़े होते हैं। ये मेनली मसल्स के बने होते हैं। ओके, इसके अलावा हीट प्रोडक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और हमने एक एग्जांपल भी ली थी जिसमें हमने ये कहा था कि जब सर्दियाँ होती हैं, ये कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो देन जो मसल्स हैं दे स्टार्ट शिवरिंग, तो उसके रिजल्ट में हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। और जब हॉट इन्वायरमेंट होता है तो उस टाइम जो हीट है लॉस हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो ये सर्टेन प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू जो हीट है लॉस हो रही होती है। वेल ओके गुड। बेटा मुंह ब्लड करेगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, नेक्स्ट वीक कंफर्म आपका टेस्ट होगा। ओके, तो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल हमने डिस्कस किया था, स्मूथ मसल के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा कार्डियक मसल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मेनली जो कार्डियक मसल्स थे उसमें हमने ये कहा था कि ये एट्री और वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, एटीरियल या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। एक तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। यू कैन से कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों को मेंटेन करने के लिए जो कार्डियक मसल्स हैं इनके अंदर आर्टीरियल और वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन हो रही होती है। ओके वेल, इसके अलावा आप ब्लड को पंप कर रहे होते हैं टू दी ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा होता है, और दूसरा जो ब्लड है राइट साइड ऑफ दी हार्ट का वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा रहा होता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ये हमने डिस्कस किया था। इंस्टेड ऑफ दैट हमने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि जॉइंट्स को मेनली स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा वर्टिब्री, अगर आप स्पाइनल कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे भी जो मसल्स हैं इन्होंने वर्टिब्री को होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए स्पाइनल कार्ड की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा होता है। वेल ओके गुड, ठीक है।
सफिंटर्स के बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया है कि ओपनिंग और पैसेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर्स होती है फॉर्म्ड बाय द मसल्स। इसके अलावा मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस के इन एंड आउट ऑफ द पैसेज, जिसमें हमने सफिंटर्स, यूरिथ्रस सफिंटर्स के बारे में बात की थी, एनल सफिंटर के बारे में बात की थी, पाइलोरिक सफिंटर के बारे में बात की थी, कॉर्डिक सफिंटर के बारे में बात की थी, और हमने एक डिजीज भी डिस्कस की थी दैट वाज गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में भी हमने कहा था कि वहाँ पे भी जो सफिंटर्स होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट होना शुरू हो जाता है और जो स्टमक के कंटेंट है वो एसोफेगस में आना शुरू हो जाती हैं। इसके एग्जांपल यूरिथ्रस सफिंटर्स, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में भी डिस्कस किया था। वेल, हीट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा ये टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू होती हैं, मसल सेल्स जो होते हैं मायोसाइट्स होते हैं जिनको मसल फाइबर्स कहा जाता है। सेल जो पैर मेम्ब्रेन होती है मसल्स के उसको सार्कोलीमा कहा जाता है, और जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। बेटा बुक में भी सेम इसी तरह दिया हुआ है, अगर आप बुक देखेंगे ना मसल्स वाला चैप्टर तो उसमें भी ये सेम ऐसे ही दिया हुआ है। Anyhow, you can download my slides on that site। तो ये जो आपकी साइट है इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एज वेल एज मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, ये 3 टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू के बारे में हमने कहा था कि स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं, और विस्ट्रल स्मूथ मसल्स होते हैं, और इनकी डिफरेंशिएशन और इनकी जो लोकेशन है ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ऑन द बेस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल, ये भी हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। ओके, हमने ये भी कहा था कि जो कार्डियक और विसरल मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं दैट आर इनवोलेंट्री इन नेचर, और जो स्केलेटल मसल होते हैं दैट आर वोलेंट्री इन नेचर। वोलेंट्री और इनवोलेंट्री का में क्या फ़र्क था? वोलेंट्री और इनवोलेंट्री में कौन बता रहा है कि क्या डिफरेंशिएशन है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? So these muscles are voluntary in nature and these muscles are involuntary in nature। Voluntary और involuntary में क्या फ़र्क है? Anybody? बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? It's almost 11:15 AM, 15 मिनट हो गए हैं। Okay, no one want to answer कि voluntary और involuntary क्या है? Fast। वोलेंट्री इन आवर कंट्रोल और इनवोलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। चलें इसको अपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते दे आर इनवोलेंट्री इन नेचर्स। वोलेंट्री वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, गुड। अच्छा, जो इनवोलेंट्री होते हैं, इनवोलेंट्री नेचर्स होते हैं, वो किन के कंट्रोल में होते हैं? वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। याद रखिएगा कि वो जो इनवोलेंट्री इन नेचर्स होते हैं वो मोस्टली एएनएस के अंडर होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन उनको डील कर रही होती है। ओके, गुड, वेरी गुड, आप लोगों को पता है, गुड, आप लोग पढ़ते हैं, होप सो। ठीक है, इसके अलावा हमने ये एक मसल की कंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर दैट वाज एसिटाइलकोलिन को उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन होती है, उसके बाद रिलैक्सेशन जब होनी होती है तो ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, डेफिनेटली यस। वेल, तो व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, उससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो वो विल डिफाइन कि व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर। हमने हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के दरमियान एक क्लियर डिफरेंशिएट किया था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एंड दीज आर हार्मोन्स। ओके, वोलेंट्री रिएक्शंस व्हिच आर अंडर आवर कंट्रोल एंड इनवोलेंट्री आर नॉट आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ओके, तो डू यू थिंक जो आर्क रिफ्लेक्स है, आर्क रिफ्लेक्स जब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लगता है या किसी कील के ऊपर पाँव आता है तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ खिंच जाता है, तो दैट कम्स अंडर वोलेंट्री और इनवोलेंट्री। ओके, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ओके, वेल, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, करते क्या हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, डेफिनेटली यस होते हैं, लेकिन एंडोजीनियस केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये एंडोजीनियस केमिकल्स होते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर या विद द टारगेट सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन या इन द प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस। ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था एज वेल। यस वाओ रियली। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट न्यूरॉन यूज टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस ड्यूरिंग न्यूरोट्रांसमिशन। ये भी ऐड कर सकते हैं आप लोग ना। ओके केमिकल सिग्नल्स विच ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द न्यूरॉन्स। आप ये कह सकते हैं कि केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में जा रहे होते हैं। एनी हाउ मेरा ख्याल इट्स क्वाइट एनफ कि आप लोगों को पता है कि क्या डिफरेंस है। ओके वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये जो डेफिनेशंस हैं ये लिखी हुई हैं तो इसलिए न्यूरो जो एग्जैक्टली सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि न्यूरॉन यूज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग न्यूरोट्रांसमिशंस। वेल इंस्टेड ऑफ दैट फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अच्छा ठीक है कोई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अभी बेटा हो रही होती है इंस्टेड ऑफ दैट कोई मैसेज कन्वे हो रहा होता है तो उसमें भी ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। chemicals exactly which neurons use to the process of communication exactly okay good okay 28 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन है गुड। इसके अलावा हमने ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि पेरिस्टाल्सिस क्या होती है। पेरिस्टाल्सिस एक रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट होती है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं ये बॉडी ट्यूब्स ऑफ द बॉडी के अंदर पुश किया जा रहा होता है। वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं ठीक है। इसके अलावा हमने इंटरकलेटेड डिस्क के बारे में भी डिस्कस किया था। एटीपी प्रोडक्शन ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कस किया था जिसको हमने ये कहा था कि ऑक्सीजन डेप्थ है जहाँ पे जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर और लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिडोसिस कर रहा होता है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा होता है और उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर फटीग प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हमने प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। किसी ने पढ़ा है बुक से कि ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? बुक में भी दिया हुआ है कि ऑक्सीजन डेप्थ ये है। रोसन विल्सन की बुक अगर किसी ने खोलने की जहमत की हो तो अल्टीमेटली उसमें भी ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में मेंशन है। ओके इसके अलावा ये होता है कि जब फटीग हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो रहा होता है। ब्लड सप्लाई टू मसल इंटरप्टेड हो चुकी होती है। मोटर नर्वे न्यूरॉन्स जो होते हैं लॉसेस इन एबिलिटी टू रिलीज एसिटाइलकोलिन इनटू द मसल फाइबर्स। ओके वेरी गुड। लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है तो लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो चुका होता है दैट काजेस मसल फटीग डेफिनेटली यस। ओके स्केलेटल मसल के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं। कंपोजिशन अगर इसकी देखी जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं स्केलेटल मसल टिश्यू होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। हमने फेशिया के बारे में डिस्कस किया था कि जो मसल्स को इंटायरली कवर कर रही होती है लेयर उसको फेशिया कहा था और एक दूसरे से सेपरेशन कर रही होती है। इसके अलावा एपिन्यूरोसिस के बारे में हमने ये कहा था कि एक टफ शीट होती है जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है और ये मसल टू मसल अटैचमेंट करवा रही होती है और इसका दूसरा नाम आप लोग बता रहे थे कि लिगामेंट भी है तो इसको लिगामेंट भी कहा जा सकता है डेफिनेटली। टेंडन होता है टफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है फिब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है और ये मसल टू बोन कनेक्शन प्रोड्यूस कर रही होती है ये मेंटेन कर रही होती है। एपीमायोसिन पेरीमायोसिन और एंडोमायोसिन के बारे में हमने भी डिस्कस किया था कि ये लेयर्स होती हैं और जो एपीमायोसिन होती है एपीमायोसिन इन कवरिंग होती है जस्ट बिलो द फेशिया पड़ी होती है और इसने इंटायर मसल को अगेन कवर किया होता है। ओके गुड सही है अच्छा समझ आ गया था वेरी गुड। तो इसमें हम एक अभी रिव्यू ले रहे हैं अनटिल अनलेस के बाकी लोग ऑनलाइन हो जाएं इसलिए मैं चाह रहा था कि जैसे ही बाकी ऑनलाइन होते हैं तो हम उसको लेक्चर को प्रोसीड कर लेते हैं।
ये एक रिवीजन कर रहे हैं हम बेसिकली, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। अगर बुक नहीं भी है तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसलिए इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा पेरीमाइसियम थी। पेरीमाइसियम में हमने ये कहा था कि ये कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि मसल्स को डिवाइड सेक्शन में डिवाइड करती है, और वो जो सेक्शन ईच सेक्शन होता है उसको हमने फेसिकल्स का नाम दिया था। आपने एक डायग्राम में भी देखा था। एंडोमायसियम होती है। एंडोमायसियम कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसने इंडिविजुअल सेल को कवर करता है। अगर इंटायर सेल को कवर कर रही है तो वो फेशिया है। अगर इंडिविजुअल सेल को कवर कर रही है तो दैट इज एंडोमायसियम। ये याद रखिएगा कि मोस्टली फेशिया और एंडोमायसियम के दरमियान एक एमसीक्यूज आ जाता है जिसमें ये डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है कि इंडिविजुअल सेल की कवरिंग है या इंटायर सेल की कवरिंग है। इंटायर सेल एज ए होल की अगर कवरिंग है दैट इज नोन एज फेशिया। अगर फेसिकल्स, आप ये भी कह सकते हैं कि जो फेसिकल्स की कवरिंग है ना उसको एंडोमायसियम कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो फेसिकल्स की कवरिंग होती है दैट इज एंडोमायसियम, क्योंकि जो मसल्स होते हैं जब डिवाइड होकर सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं उनको फेसिकल्स कहा जाता है। अगर फेसिकल्स की कवरिंग है तो उसको भी एंडोमायसियम कहा जाता है। वेल, ये डायग्राम हमने देखी थी लास्ट में। पेरीमायसियम थी, एपीमायसियम थी और एंडोमायसियम थी। बेली ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये जो स्मॉल सा प्रोजेक्शंस होता है दैट इज मसल्स के अंदर, उसको बेली ऑफ द स्केलेटल मसल कहा जाता है। और लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे कि बेली भी होती है प्रेजेंट, तो बेली ऑफ स्केलेटल मसल डेफिनेटली होती है। एक स्मॉल सा प्रोजेक्शन होता है मसल्स के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेसिकुलस के बारे में हमने ये अगेन इसके अंदर एंडोमायसियम, पेरीमायसियम, फेसिकल्स के अराउंड ये चीज़ें हमने सार्कोप्लाज्मा और सार्कोलीमा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सार्कोलीमा क्या था और सार्कोप्लाज्मा क्या है। सार्कोलीमा मसल की कवरिंग है। स्केलेटल मसल की जो कवरिंग होती है, जो लेयर्स होती है, उसको सार्कोलीमा कहा जाता है। और जो साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल होती है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। वेल, ये अटैचमेंट हमने डिस्कस किया था ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में। फिर एमसीक्यूज में ये आता है कि फेशिया क्या है। फेशिया जो है ये इंटायर जो सेल्स है उसकी कवरिंग को कहा जाता है। ओके। और जो एंडोमायसियम है ये इंडिविजुअल मसल सेल की अगर एक कवरिंग है तो उसको एंडोमायसियम कहा जाता है। अब जो एमसीक्यूज आएगा इस तरह का होएगा कि कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द फेसिकल्स, तो वो एंडोमायसियम होएगी। या एमसीक्यूज ऐसे आ सकता है कि कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द इंटायर सेल इज नोन एज फेशिया, तो वो फेशिया होएगा। अगर इंडिविजुअल सेल है तो एंडोमायसियम है, और अगर एज ए होल है या इंटायर सेल है तो वो फेशिया है। तो इस तरह के ये एमसीक्यूज बना हुआ आता है। यस डेफिनेटली, सार्कोलीमा मसल्स की कवरिंग होती है और सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आपकी मसल होता है। डेफिनेटली यस। ओके, तो आप लोग अच्छा अच्छा पढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू भी करना है आप लोगों ने। अटैचमेंट और एक्शंस, जिसमें हमने प्राइम मूवर्स के बारे में डिस्कस किया था, सिनर्जिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, और एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। इसमें ये होता है कि प्राइम मूवर मसल को मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रहा होता है, और जो उसको अपोज कर रहा होता है, जो मसल को रिलैक्स करवा रहा होता है, वो एंटागोनिस्ट होता है। और जो सिनर्जिस्टिक्स होते हैं ना, ये प्राइम मूवर की हेल्प करके जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहा होता है, सिनर्जिज्म का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी बुक में भी दी हुई हैं, एक टेबल में मेंशन किया हुआ है, तो आप ये देख लें या बुक में से देख लें तो ये सेम चीज़ें हैं। तो इनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि फ्लेक्शन क्या होती है, कि बेंडिंग द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट को बेंड करना, दैट इज फ्लेक्शन। दूसरा होता है एक्सटेंशन, जब आपने बेंड किया तो जब आप उसको स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो दैट इज एक्सटेंशन। बेंड करना फ्लेक्शन है, स्ट्रेट करना एक्सटेंशन है। और एक्स्ट्रा अगर आपने एक्सटेंड जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन थी या मिड लाइन थी उससे अगर आपने ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया तो दैट इज हाइपर एक्सटेंशन। तीसरी चीज़ था कि अगर डॉर्सिफ्लेक्शन होती है जिसमें जो टो है उसको पॉइंट अप किया जाता है, और प्लांटर फ्लेक्शन में जो टो है उसको डाउन मूव किया जाता है। ओके। यस, कवरिंग ऑफ द मसल्स जो होती है उसको सार्कोलीमा कहा जाता है।
और जो साइटोप्लाज्मा अपनी मसल होती है उसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। डेफिनेटली यस बेटा, थैंक यू। अच्छा, डॉर्सिफ्लेक्शन जो टो होता है, अगर उसको आप पॉइंट अप करेंगे तो दैट इज डॉर्सिफ्लेक्शन। अब इसके अगर अपोजिट जाएंगे तो प्लांटर फ्लेक्शन है। प्लांटर फ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने टो को डाउनवर्ड करना है। वाओ गुड, अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया है तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ये फिंगर टिप पे याद होएगा। और अबडक्शन ये होता है अबडक्शन और अडक्शन। अब ये देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, अबडक्शन और अडक्शन। अडक्शन का मतलब है कि आपने ऐड करना है, अगर अनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं या मिड लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज अडक्शन, ऐड करना। और अबडक्शन का मतलब होता है कि अवे जाना, अगर आप अनाटॉमिकल पोजीशन से अवे जा रहे हैं या मिड लाइन से अवे जा रहे हैं, दैट इज नोन एज अडक्शन, अबडक्शन, सॉरी अबडक्शन। ओके, वेल इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि सरकमडक्शन। सरकमडक्शन ये होता है कि मूविंग ए बॉडी पार्ट इन अ सर्कल, जिस तरह आप हाथ को ऊपर घुमा रहे होते हैं, दैट इज कम्स अंडर द सरकमडक्शन। वेल इसके अलावा प्रोनेशन होती है, टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड डाउन, अगर मूव कर रहे हैं, डाउन मूव कर रहे हैं तो प्रोनेशन है, अगर अप मूव कर रहे हैं तो स्पाइनेशन है। सेम अगर बंदे को उल्टा लिटा रहे हैं तो प्रोनेशन है, अगर सीधा लिटा रहे हैं तो स्पाइनेशन है। इसके अलावा इन्वर्जन्स हैं, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट मिडली, अगर मिडली जा रहे हैं तो इन्वर्जन्स हैं, अगर लेटरली जा रहे हैं तो इवर्जन्स हैं, अगर पोस्टीरियरली जा रहे हैं तो रिट्रैक्शन है, और अगर इंटीरियरली जा रहे हैं तो प्रोट्रैक्शन है। Abduction mean and add to, yes, add to midline, exactly. Abduction mean away to anatomical position, definitely yes बेटा। adduction ऐड करना, midline की तरफ मूव करना, और abduction midline से अवे मूव करना। वेल और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि सर्कमडक्शन क्या है, प्रोनेशन क्या है, स्पोनेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इवर्जन क्या है, रिट्रैक्शन और प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में जो टेबल बनी हुई है आप उसको भी देख लीजिएगा। बेटा डेफिनेटली आप फ्लेक्स कर रहे होते हैं, आप बाइसेप और ट्राइसेप की फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं, एग्जैक्टली। ओके, एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है कि लिफ्टिंग द बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल आपने शोल्डर को एलिवेट किया है। इसके अलावा डिप्रेशन में लोअरिंग द बॉडी पार्ट, आपने बॉडी पार्ट को लोअर साइड पे किया है। शोल्डर की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप एलिवेट कर रहे हैं तो दैट इज एलिवेशन, अगर डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं तो दैट इज डिप्रेशन। ये मेजर स्केलेटल मसल के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दीज मसल नेम इंडिकेट लोकेशन की बेस पे साइज, एक्शन, शेप और नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ दी मसल के बेस पे। और ये हमने लास्ट टाइम नेक और हेड के मसल्स के बारे में डिस्कस किया था, हेड और नेक के मसल्स के बारे में। तो ये जो हेड और नेक के मसल्स हैं जिनमें स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स आते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या करना होता है कि जो हेड है उसको वन साइड पे इन्होंने पुल करना होता है। दूसरा, पुल दी हेड टू दी चेस्ट, चेस्ट की तरफ इन्होंने पुल करना होता है हेड को। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसके अलावा फ्रंटेलस होते हैं, आईब्रो को रेज कर रहे होते हैं। आर्बिकुलरस ओरियस होते हैं जो लेफ्ट फ्लिकर को अलाउ कर रहे होते हैं। और स्पीनिसियस कैपिटस होते हैं जिन्होंने हेड को रोटेट करना होता है और अलाउ एंड बैंड टू साइड, और जब हेड आप साइड पे बैंड कर रहे होते हैं उसमें ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। वेल इंस्टेड ऑफ दैट आर्बिकुलरस ओकुलाई के बारे में हमने डिस्कस किया था, ज़ैगोमोटिकस के बारे में डिस्कस किया था, प्लास्टिमा और विजिटर और टेम्पोरलिस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि अपर आर्म के क्या क्या मसल्स होते हैं। सॉरी, अब अपर आर्म के पेक्टोरलिस मेजर्स होते हैं। मेजर मसल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेक्टोरलिस मेजर्स होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने पुल द आर्म अक्रॉस द चेस्ट, चेस्ट के अक्रॉस इन्होंने ना आर्म को पुल करना होता है। और दूसरा, रोटेट एंड अडक्ट्स द आर्म। अडक्शन क्या था, अवे मूव करवाना है ना। अडक्शन अवे है, नो। अडक्शन का मतलब है कि ऐड कराना है, टूवर्ड्स द एनाटॉमिकल पोजीशन लेके आना है। और अबडक्शन जो था उसको अवे करवाना था। अब इसने क्या करना है, रोटेट करके और अडक्ट करवाना है, ऐड करवाना है, मूव करवाना है टूवर्ड्स द मिड लाइन, टूवर्ड्स मूव द एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ अगर मूव करवा रहा है तो दैट इज नोन एज अडक्शन।
अब जो पेक्टोरलिस मेजर है, इसने क्या काम करवाना है कि पहला काम इसने करना है कि पुल्स द आर्म अक्रॉस द चेस्ट। ओके वेल, यू आर डेफिनेटली लिसनिंग मी, थैंक यू। ओके, दूसरा इसने काम करना है रोटेशन, रोटेशन करवानी है उसने, और अडक्शन करवानी है। टू वर्ड्स, यस एग्जैक्टली। इसके अलावा दूसरा जो होता है लेटिमस डॉर्साई होता है, इसने एक्सटेंशन करवानी है और अडक्ट्स द आर्म, और अगेन आर्म को अडक्ट करवाना है, और रोटेट देम द आर्म इनवर्डली, और आर्म को इनवर्ड इसमें रोटेट करवाना है। ये इनके फंक्शंस हैं। ओके वेल गुड, ठीक है। इसके अलावा डेल्टाइड मसल्स होते हैं, इन्होंने भी अबडक्शन करवानी होती है। अबडक्शन, अभी ये देखिएगा कि अबडक्शन है। पहले हमने कहा था कि जो पेक्टोरलिस मेजर्स हैं और लेटमस डॉर्साई हैं, इन्होंने करवानी होती है अडक्शन। दोनों का काम सेम है, इन्होंने एडक्शन करवानी होती है। लेकिन जो पेक्टोरलिस मेजर है ये रोटेशन भी काज करवा रहा होता है, लेकिन जो लेटमस डॉर्साई है ये एक्सटेंशन काज करवा रहा होता है, और देन इसने रोटेशन करवानी होती है इनवर्डली। ओके, तो अगर हम बात करते हैं डेल्टाइड की, तो डेल्टाइड क्या करता है कि इसने अबडक्शन करवानी है एंड एक्सटेंड्स द आर्म एट द शोल्डर, और शोल्डर के ऊपर इसने, शोल्डर के ऊपर जो आर्म्स है उसको एक्सटेंड करना है। इसके अलावा सबस कैपिलरिस होता है जिसने मिडली आर्म को रोटेट करना है, और इंफ्रास्पाइनेटस होता है जिसने आर्म को लेटरली रोटेट करना होता है। ओके गुड, तो ये जो मसल्स हैं इनके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। फिंगर टिप पे आप बेशक अपने ऊपर अप्लाई करें कि कौन से मसल्स हैं जो कि एडक्शन करवा रहे हैं, कौन से मसल्स हैं एबडक्शन करवा रहे हैं, कौन से मसल एक्सटेंशन करवा रहे हैं, कौन से मसल रोटेशन करवा रहे हैं। तो ये आपको ना याद होना चाहिए। अगर याद होएगा तो डेफिनेटली आपको मसल्स घर बैठे सुकून से याद हो सकते हैं, लैब में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे 3 मसल डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने डेल्टाइड के बारे में डिस्कस किया है, सब कैल्पेरेस के बारे में डिस्कस किया है, और तीसरा इंफ्रास्पाइनेटस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म के अंदर बाइसेप ब्रेकाई मसल्स होते हैं। अब ये जो बाइसेप ब्रेकाई होती है, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने आर्म को एल्बो जॉइंट्स के ऊपर फ्लेक्स करना होता है। ओके, डेफिनेटली मिड लाइन से अगर आप दूर जा रहे हैं तो दैट इज अबडक्शन, अगर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन दैट इज अडक्शन। ओके गुड, अबडक्शन ऑलवेज मीन्स अवे, डेफिनेटली वेरी गुड। ओके, तो बाइसेप ब्रेकाई के बारे में बात कर रहे थे, तो इसने क्या करना होता है, इन्होंने फ्लेक्शन, फ्लेक्स द आर्म्स एट द एल्बो, एल्बो के लेवल पे इसने फ्लेक्शन करवानी होती है, और हैंड को लेटरली रोटेट करवाना होता है, बाइसेप ब्रेकाई। और दूसरे होते हैं ब्रेकेलियस। ब्रेकेलियस क्या करते हैं कि इन्होंने फ्लेक्शन, फ्लेक्स द आर्म्स एट द एल्बो, एल्बो के ऊपर इसने फ्लेक्शन करवानी होती है। अब ये देखिएगा इनका दोनों का काम सेम सेम है कि इन्होंने क्या करना है, बाइसेप भी हेल्प आउट कर रहा है और ब्रेकियलियस भी हेल्प आउट कर रहा है। ये जब दोनों हेल्प आउट करते हैं तो दैट कम्स अंडर सिनर्जिस्टिक्स है, सिनर्जिज्म पे इफेक्ट है। ये दोनों मिलके एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो ये होती है सिनर्जिज्म। जब इनको कोई अपोज कर रहा होता है ना, तो उसको कहा जाता है एंटागोनिस्ट। अब प्राइम मूवर क्या था कि उसने हेल्प आउट करनी है, मूव करवाने में हेल्प आउट करनी है, और सिनर्जिस्टिक्स क्या करते हैं कि जॉइंट्स के ऊपर उसने स्टेबल करना होता है, एक कम्युलेटिवली इफेक्ट प्रोड्यूस करके जॉइंट्स के ऊपर उसने स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। अब ये देखिएगा कि जो ब्रेकियलियस हैं और बाइसेप ब्रेकाई हैं, अब इन्होंने क्या करना है, फ्लेक्स द आर्म एट द एल्बो, और एल्बो के ऊपर दोनों ने जो जॉइंट्स है उसके ऊपर स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, दैट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक्स। तीसरे जो होते हैं ब्रेकियोरेडियलियस होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, फ्लेक्स द आर्म्स एट द एल्बो, और इसने फ्लेक्शन काज करनी होती है फोर आर्म की एट द एल्बो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके, इसके अलावा ट्राइसेप ब्रेकाई होती हैं, इन्होंने एक्सटेंशन करनी होती है, एक्सटेंड द आर्म एट द एल्बो, एल्बो की लेवल पे एक्सटेंशन काज करनी होती है। स्पाइनेटर्स होते हैं, रोटेट द फॉर्म फोम आर्म लेटरली, जिसको स्पाइनेशन कहा जाता है। और जो प्रोनेटर टेरेस होते हैं, ये रोटेट द फोर आर्म मिडियली, जिसको प्रोनेशन कहा जाता है। प्रोनेशन, स्पाइनेशन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
अब ये देखिएगा कि जो स्पेनेटर्स हैं इन्होंने स्पाइनेशन को मेंटेन करना है, रोटेट द फोर आर्म लेटरली मूव करवाना है, और प्रोनेटर टेररस ने क्या करना है कि फोर आर्म को मिडली मेंटेन कर रोटेट करके प्रोनेशन को मेंटेन करना होता है। सिनर्जिस्टिक्स बेटा जब दोनों दो मसल्स एक दूसरे को हेल्प करके एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, दो मसल्स का इफेक्ट जब एक स्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहा होता है, दैट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक्स। ओके, अब यहाँ हमने ट्राइसेप के बारे में बात की है, स्पिनेटर्स के बारे में बात किया, प्रोनेटर्स टेरस के बारे में बात की है। तो प्रोनेटर्स और स्पिनेटर्स ये तो आप याद कर सकते हैं कि जो स्पिनेटर्स होते हैं उन्होंने स्पिनेशंस को मेंटेन करना होता है, और जो प्रोनेटर्स होते हैं पी से प्रोनेशन याद रखिएगा, स्पिनेटर से स्पिनेशन याद रखिएगा। तो जो स्पाइनेशंस है इसके अलावा इन्होंने रोटेट द फोर आर्म लेटरली रोटेट करना होता है, और प्रोनेटर्स ने मिडली रोटेट करना होता है। वेल अगर रिस्ट, हैंड और फिंगर्स की बात करें, जो कि हम मेजर मसल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस आ रहे होते हैं, और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस आ रहे होते हैं। अब रेडियस और अल्ना की याद रखिएगा, जिस तरह रेडियस और अल्ना, तो ये फ्लेक्सर जो कार्पस रेडियलस है और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस है, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने फ्लेक्स और अबडक्ट द रिस्ट की फ्लेक्शन और अबडक्शन काज करनी होती है। इसके अलावा पाल्मेरस लॉन्गस होते हैं जिन्होंने रिस्ट को फ्लेक्स करना होता है। फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफांडस होते हैं जिन्होंने जो डिस्टल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स होते हैं ना उनको फ्लेक्स करना होता है, लेकिन जो थंब है उसको कुछ नहीं करते ये। बेटा टर्मिनोलॉजीज हैं, मिक्स तो डेफिनेटली होंगी, लेकिन आपने याद करनी है इनको एज सच। एक दूसरे के साथ इनके फंक्शन मैच कर रहे होते हैं। आप ये देखिएगा कि जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस है और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस है, इन्होंने क्या करना होता है, फ्लेक्शन इनकी सेम है रेस्ट की, दोनों फ्लेक्शन का काज करवा रहे होते हैं, लेकिन जो मेजर जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस और अल्नेरस है इन्होंने अबडक्शन काज करवानी होती है, लेकिन जो पाल्मर लॉन्गस है ये अबडक्शन काज नहीं करवाते। ओके, और जो फ्लेक्स डिजिटोरियम प्रोफांडस हैं, ये फ्लेक्स द डिस्टल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर, लेकिन इसका थंब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगेन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस लॉन्गस और पेवस, इन्होंने रिस्ट को एक्सटेंड करना होता है और हैंड को अबडक्ट करना होता है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरस, इन्होंने रिस्ट को एक्सटेंड करना होता है। बेटा इसके चैप्टर के टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ले लेंगे, डोंट वरी। और एक्सटेंसर डिजिटोरियम एक्सटेंड द फिंगर्स बट नॉट द थंब। ओके, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी स्केलेटल मसल्स की बात करें, तो ये उस दिन भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये वोलेंट्री होते हैं या इनवोलेंट्री होते हैं। ठीक क्वेश्चन था आप लोगों का कि जब ब्रीदिंग आप कर रहे होते हैं तो दैट कम्स अंडर वोलेंट्री कंडीशन और इनवोलेंट्री कंडीशंस। तो आंसर मिल गया था आप लोगों को, होप सो। अब इसमें डायफ्राम होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। मेनली जो मेजर मसल लिए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो ये क्या करते हैं कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिए जाते हैं। बेटा डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन वी हैव टू प्रोसीड ना। तो जो डायफ्राम होता है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा होता है। ओके, तो जो इसके अलावा कंट्रैक्शंस इसकी इंस्पायरेशन काज करवा रही होती हैं। अब ये देखिएगा जो डायफ्राम है ना, इसने क्या करना था, थोरेसिक और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करना होता है। थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी क्या है, अच्छा चलिए ये आप लोगों को पता होगा कैविटीज़ के बारे में। तो अब जब कंट्रैक्शन होगी, इंस्पायरेशन होगी, तो ये कंट्रैक्शन करवा रहा होता है, और जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये एक्सपेंड एंड लोअर्स द रिब ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग हो रही होती है तो इन्होंने जो रिब्स हैं उनको लोअर साइड को मूव करवाना होता है। इसके अलावा जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उनको भी हेल्प कर रहे होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स
दो होती हैं जो बोथ साइड्स पे होती हैं, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प आउट कर रही होती हैं। बेटा आपको भी याद हो जाएंगे, डांट वरी ऐसे ही याद होंगे। ओके, इसके अलावा अब्डामन की बात करें, पहले हमने रेस्पिरेटरी की बात की है। रेस्पिरेटरी में हमने ये कहा है कि डायफ्राम होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है। अब अगर अब्डामन की बात करें तो अब्डामन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लीक मसल्स होती हैं। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने अब्डामिनल वाल को कंप्रेस करना होता है, कंप्रेस करके रखा होता है। इसके अलावा ट्रांसवर्स अब्डामिनस होती हैं, इन्होंने भी अगेन सिनर्जिज्म का इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, सिनर्जिस्टिक के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब ये देखिएगा कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लीक मसल्स हैं और जो ट्रांसवर्स अब्डामिनस मसल्स हैं, इन दोनों का काम क्या है कि अब्डामिनल वाल को कंप्रेस करना, लेकिन ये दोनों एक्ट एज ए सिनर्जिस्टिक्स। अगेन एमसीक्यूज में आ जाएगा कि अब्डामिनल मसल के अंदर कौन से मसल्स हैं जो कि सिनर्जिस्टिक्स का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लीक प्लस ट्रांसवर्स अब्डामिनस हैं। रिब्स, लंग्स और डायफ्राम वाला हिस्सा, ओके ठीक है, ओके स्लो पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि जो अब्डामन्स के अंदर मसल्स हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लीक मसल्स कहा जाता है, ट्रांसवर्स अब्डामिनस होते हैं, रेक्टस अब्डामिनस होते हैं। अब क्वेश्चन वाज दैट या एमसीक्यूज वाज दैट कि विच मसल्स प्रोड्यूसेस सिनर्जिस्टिक्स इफेक्ट इन द अब्डामिनल, by which abdominal muscles produces the synergistic effect। तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लीक, दूसरा ऑप्शन साथ में ट्रांसवर्स ओब्लीक, तीसरा रेक्टस अब्डामिनस समथिंग और। तो इसमें मेनली आप ये लिख सकते हैं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लीक प्लस ट्रांसवर्स अब्डामिनस होते हैं, दैट प्रोड्यूसेस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स। और स्टमक लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, अच्छा ओके। तो ये हम जीआईटी में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैविटीज़ के बारे में भी डिस्कस कर देंगे, और अगर कहते हैं कि आज के लेक्चर के एंड पे हम ये कैविटीज़ के बारे में डिस्कस कर लें तो वो भी कर लेते हैं। ओके, चलें आज के लेक्चर में भी एट द एंड हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैविटीज़, अब्डामिनल कैविटी कौन कौन सी होती हैं और अब्डामिनल वॉल में क्या क्या आता है, थोरेसिक कैविटी में क्या आता है, ठीक है। कैविटीज़ के रिलेटेड भी डिस्कस कर देते हैं, डोंट वरी। इसके अलावा रेक्टस अब्डामिनस होते हैं, इन्होंने वर्टिकल कॉलम को फ्लेक्स करना होता है और अब्डामिनल वॉल को अगेन ये कंप्रेस कर रहे होते हैं। ये मसल्स हैं, अगर आप ये देखेंगे स्टेर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल्स होते हैं, साथ में ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं, डेल्टॉइड मसल के बारे में हमने बात की है, पेक्टोरलिस मेजर के बारे में बात की है, इंटरनल इंटरकोस्टल, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में बात की है। ओके बेटा, थोड़ा पढ़ेंगे, डोंट वरी, कुछ पढ़ तो लेते हैं ना। रेक्टस अब्डामिनस के बारे में हमने बात की है, इंटरनल ओब्लीक, ट्रांसवर्स अब्डामिनस, ठीक है। ये वो मसल्स हैं ये जहाँ जहाँ के लोकेशन के हिसाब से ये पाए जा रहे होते हैं। बेटा लेकिन ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन जो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक्स का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो अब्डामिनस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। और जो रेक्टस अब्डामिनस होते हैं बेटा, ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम को हेल्प आउट करके ये अब्डामिनल वॉल की नो डाउट कंप्रेशन काज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सिनर्जिस्टिक्स इफेक्ट में ये देखा जाए तो मेनली इंटरनल, एक्सटर्नल ओब्लीक और ट्रांसवर्स अब्डामिनस आ रहे होते हैं। लेकिन जब ये वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्शन हो रही होती है ना, तो उसके रिजल्ट में अब्डामिनल वॉल जो है वो कंप्रेशन हो रही होती है। ये नॉर्मली हेल्प आउट नहीं करते, ये इन्होंने जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको सपोर्ट करना होता है मेनली। ओके ठीक है। तो इसके अलावा पेक्टोरल ग्रिडल के मसल्स होते हैं जिनमें ट्रेपेजियस मसल्स हैं, इन्होंने आर्म को रेज करना होता है। इसके अलावा शोल्डर को डाउनवर्ड मूव करवाना होता है। पेक्टोरलिस माइनर्स होते हैं जिन्हें स्कैपुला को डाउनवर्ड मूव करवाना होता है, स्कैपुला को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं और रिब्स को रेज करते हैं, रेजेस द रिब्स। पेक्टोरल ग्रिडल के मसल्स की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रेपेजियस के बारे में हमने बात की है और पेक्टोरलिस माइनर के बारे में बात की है। इसके अलावा लेग के मसल्स होते हैं, सॉस मेजर और इलियस होते हैं जिन्होंने थाई को फ्लेक्स करना होता है। ओके, तो ग्लूटियस मैक्सिमस होते हैं जिन्होंने थाई को एक्सटेंड करना होता है। अब ये देखें एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। जो सॉस मेजर और इलियस इलिकस होते हैं इन्होंने थाई को फ्लेक्शन करना होता है, फ्लेक्स करना होता है,
और ग्लूटियस मैक्सिमस जो होते हैं इन्होंने थाई को एक्सटेंड करना होता है, और ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस इन्होंने थाई को अबडक्ट करना होता है और मीडियली रोटेट करना होता है। ये इजी है, मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। श्वास मेजर और इलिकस इन्होंने थाई को फ्लेक्स करना होता है, फ्लेक्शन ऑफ द थाई श्वास मेजर और इलिकस काज कर रहे होते हैं, और एलिवेशन या एक्सटेंशन ऑफ द थाई, एक्सटेंशन ऑफ द थाई ग्लूटियस मैक्सिमस काज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस इन्होंने थाई को अबडक्ट करना होता है और मिडिली रोटेट कर रहे होते हैं। ओके इसके अलावा अबडक्टर्स लॉन्गस होते हैं और मैक्सिमस होते हैं, मैक्सिमस होते हैं इन्होंने थाई को अगेन अबडक्ट करना होता है और लेटरली रोटेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बाइसेप फिमोरस और सेमी टेंडनोसिस और सेमी मिरोनोसिस मसल्स होते हैं, आल्सो नोन एज हैमस्ट्रिंग ग्रुप। इंस्टेड ऑफ दैट ये इन्होंने फ्लेक्स द लेग एट द नी लेवल और एक्सटेंड द लेग एट द थाई लेवल, तो ये काज कर रहे होते हैं। बेटा बस 5-7 मिनट की बात और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है हैमस्ट्रिंग ग्रुप, ये क्या होता है? बेसिकली हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं और इनके अंदर 3 टाइप्स के मसल्स आ रहे होते हैं। वन इज सेमी टेंडनोसिस होते हैं, टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस होते हैं और बाइसेप फिमोरस मसल्स होते हैं। ये 3 तरह के जो मसल्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है हैमस्ट्रिंग मसल्स। और इसको मेनली ये भी कहा जाता है कि ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई होती है ना, उसको कलेक्टिवली हैमस्ट्रिंग भी कहा जाता है। और इन्होंने प्रोमिनेंट टेंडन्स को मिडली, लेटरली और बैक ऑफ द नी के ऊपर ये बन रहे होते हैं, और ये ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, इसलिए इनको हैमस्ट्रिंग ग्रुप भी कहा जाता है। ओके बिल्कुल समझ आ गई है? बिल्कुल नहीं समझ आई बेटा। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स या हैमस्ट्रिंग ग्रुप का इनको नाम दिया गया है, जिसके अंदर बाइसेप फिमोरस आते हैं, सेमी टेंडनोसिस आते हैं और सेमी म्यूरेनस आते हैं। ये 3 का ग्रुप होता है, इसलिए इनको हैमस्ट्रिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। ओके इसके अलावा बेटा ये थोड़ा सा कंटिन्यू करके इंशाल्लाह सून हम ब्रेक पे चले जाएंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप चाय शाय पिएगा और वापस हम आ जाएंगे 15 मिनट के अंदर अंदर। इसके अलावा लेग के हम मसल्स को एंड कर रहे हैं, जिसमें रेक्टस फिमोरस आते हैं, वेस्टस लिटरेलस आते हैं और वेस्टस मीडियलस आते हैं और वेस्टस इंटरमीडिएट्स आते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने एक्सटेंड द लेग एट द नी लेवल के ऊपर लेग की एक्सटेंशन काज करवानी होती है। ओके सर्टोरियस होते हैं, स्टोरियस ने क्या करना होता है, फ्लेक्सेस द लेग एट द नी एंड द थाई। अच्छा हम बात कर रहे थे ब्रेक, नहीं अभी ब्रेक नहीं है, ब्रेक बस 5-7 मिनट के बाद ब्रेक ले लेते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि लेग के मसल्स की, स्केलेटल मसल ऑफ द लेग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रेक्टस फिमोरस हैं, वेस्टस लिटरेलस हैं, वेस्टस मीडियलस हैं
और वेस्टस इंटरमीडिएट्स हैं। इन्होंने लेग एक्सटेंड द लेग एट द नी, ली लेवल के ऊपर इन्होंने एक्सटेंशन काज करवानी होती है। बैक सोडोरियस होते हैं, इन्होंने फ्लेक्शन काज करवानी होती है, फ्लेक्सेस द लेग एट द नी एंड थाई। और इसके अलावा अबडक्ट्स द थाई, रोटेटिंग द थाई लेटरली बट रोटेटिंग द लोअर लेग मीडियली। अब ये सर्टोरियस मसल्स के बारे में आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा कि ये नी लेवल के ऊपर लेग की फ्लेक्शन करवाती हैं और थाई, थाई और नी लेवल के ऊपर लेग की फ्लेक्शन काज करवाती हैं। इसके अलावा थाई की अबडक्शन काज करवाते हैं, थाई की रोटेशन काज करवाती हैं। इसके अलावा लेटरली मूव करवा रहे होते हैं और लोअर लेग को मीडियली मूव करवा रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर एंकल, फुट और टो की बात करें तो इसमें टीबीएलएस इंटीरियर आता है, एक्सटेंसर डिटोरियम लॉन्गस आता है और गैस्ट्रोनोमियस मसल्स आती हैं। अब टीबीएलएस इंटीरियर जो होता है इन्वर्ट्स द फुट, फुट की इन्वर्जन काज करवा रहा होता है और पॉइंटिंग द फुट अप, जिसको हमने डार्सी फ्लेक्शन का नाम दिया था। तो डार्सी फ्लेक्शन जो मसल्स काज करवा रहे होते हैं दैट आर नोन एज टीबीएलएस इंटीरियर, इन्वर्ट द फुट और पॉइंट द फुट अप, डॉर्सी फ्लेक्शन काज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा एक्सटेंसर डिजिटोरियम होते हैं, एक्सटेंड द टो एंड पॉइंट द टो अप। ये भी अगेन उसको सिनर्जिस्टिक्स इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा होता है। लेकिन जो टीबीएलएस इंटीरियर है ये इन्वर्जन काज करवाता है और एक्सटेंसर एक्सटेंशन काज करवाता है। ये याद रखिएगा कि जो इंटीरियर है ये इन्वर्जन काज करवा रहा होता है फुट की, और जो एक्सटेंसर है ये टो की एक्सटेंशन काज करवा रहा होता है। और गैस्ट्रोनोमियस जो मसल्स होते हैं ये फ्लेक्सेस द फुट और फ्लेक्सेस द लेग एट द नी लेवल, नी के ऊपर इन्होंने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन काज करवा, फ्लेक्शन काज करवानी होती है, वो फुट की फ्लेक्शन और लेग की फ्लेक्शन एज वेल। इसके अलावा सोलियसिस होते हैं जिन्होंने फुट को फ्लेक्स करवाना होता है, और फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस होते हैं, इन्होंने फुट और टो दोनों की फ्लेक्शन काज करवानी होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग इतनी देर में ब्रेक ले लें और जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी स्टार्टेड एट 12:10 PM, 12:10 पे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन कैसे होती है। ओके, नाउ यू कैन एंजॉय योर ब्रेक।
वेलकम बैक बच्चों। बेटा इट्स ऑलमोस्ट 12:13 PM। आप लोग वापस आ जाएं। आपने टी ब्रेक एंजॉय कर ली होगी ऑल्सो। ओके, लास्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मसल्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हमने मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होती है और इसके रिलेटेड हमने डिफरेंट थीरीज के बारे में पढ़ना है। आज हमने डिस्कस करना है। ओके वेल, ओके तो स्केलेटल मसल की जो कंट्रैक्शन है बेसिकली ये कैसे होती है इसको देख लेते हैं। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में एज वेल एज स्टार्टिंग में भी हमने शेयर किया, डिस्कस किया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। इसके बारे में हमने अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। अच्छा, पहली चीज़ होती है कि नर्व सेल्स होते हैं दैट इनर्वेट स्केलेटल मसल टिश्यू। अब ये जो नर्व सेल्स होते हैं ना स्केलेटल मसल्स के अंदर पड़े होते हैं नर्व्स की फॉर्म में। अब वहाँ पे ये डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, रिसीव इंफॉर्मेशन करते हैं। डेंड्राइट्स प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि जैसे ही कोई मैसेज आता है तो वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेट करने के रिजल्ट में इन तक इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद आगे एक्सोन तक पहुंचती है, एक्सोन टर्मिनल्स तक पहुंचती हैं, देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचती है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होती हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर मैसेज को कन्वे करवा रहे होते हैं। ओके, आपको समझ आ रही है? डेंड्राइट्स क्या होते हैं बेसिकली? डेंड्राइट्स, आर यू लिसनिंग मीना? बाकी लोग फिर ऑफलाइन क्यों हो जा रहे हैं? ओके, डेंड्राइट्स के बारे में अगर हम बात करें, डेंड्राइट्स तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं बेसिकली? ये ब्रांच्ड एक्सटेंशंस होती हैं आप नर्व सेल्स की that propagate electrical stimulation received from other neuronal cell to cell body. ओके, तो ये प्रोजेक्शंस होती हैं बेसिकली, ये वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट करने के रिजल्ट में मैसेज को आगे कन्वे किया जाता है। और न्यूरॉन्स क्या होता है बेसिकली? न्यूरॉन आप डेंड्राइट्स को ऐसे भी डिफाइन करवा सकते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं दैट रिसीव स्टिमुलेशन इन ऑर्डर टू बी सेल टू बिकम एक्टिव। ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का कंसेप्ट है तो उसको भी आप ले सकते हैं। बेसिकली जो डेंड्राइट्स होते हैं इनके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन होती है उनको रिसीव करना होता है फ्रॉम द अदर सेल। इन्होंने प्रोजेक्शन बनाई हुई होती हैं और दे बिकम स्टिमुलेटेड by one another neurons and conduct electrical changes to the cell body. Okay, okay, good. Well, structure and function unit of the nervous system is neuron. Okay, good. तो डेंड्राइट्स की समझ आ गई कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना होता है। रिसीव करने के बाद उसके बाद एक्सोन्स होते हैं।
एक्सोन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। एक्सोन टर्मिनल होते हैं, एक्सोन हीलिक्स होते हैं। और जो एक्सोन टर्मिनल का फंक्शन होता है बेसिकली इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स पैक पड़े होते हैं इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल्स, और ये एक्सोन टर्मिनल के नीचे क्लस्टर की फॉर्म में एक्सोन टर्मिनल के नीचे क्लस्टर की फॉर्म में, ये वेसिकल की फॉर्म में ये स्टोर पड़े होते हैं। और ये परी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स की साइड से सिनेप्स जनरेट कर रहे होते हैं बेसिकली। और जो एक्सोनल टर्मिनल्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द पेरिसिनेप्टिक सेल। ओके, तो ये हम बात करें कि जो एक्सोन्स होते हैं वो क्या करते हैं। टर्मिनल एक्सोन्स होते हैं और मेनली इसका जो एक्सोन्स का फंक्शन होता है इसने इफरेंट एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करना होता है, और जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं उनको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी या अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनेप्स की तरफ कंडक्ट करना होता है। अगर हम एक्सोन्स के फंक्शन की बात करें तो इसने क्या करना होता है कि फंक्शन ऑफ द एक्सोन क्या होता है कि इसने एफरेंट आउटगोइंग एक्शन पोटेंशियल को कैरी करना होता है, और उसके रिजल्ट में जो नर्व इम्पल्सेस क्रिएट हो रही होती हैं या नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिनेप्स जा रही होती हैं उनको उनकी कंडक्शन करवानी होती है। ओके, तो दूसरी चीज़ हमने कहा है कि एक्सोन्स होते हैं। तो एक्सोन क्या करते हैं, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशंस। इसके पास क्या होते हैं, हैविंग वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट विल स्टिमुलेट और इनिबिट मसल कंट्रैक्शंस। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन्स होते हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एसिटाइलकोलिन होती है ये मसल की कंट्रैक्शन करवा रही होती है, और जैसे ही मसल की कंट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे एक इंजाइम रिलीज होता है दैट इज नोन एज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। और ये इंजाइम क्या करता है कि उस जो सिक्रीटेड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है उसकी डिग्रेडेशन करा देता है। ओके, दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वन वाज डेंड्राइट और दूसरी जो चीज़ ओके 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 एक चीज़ हमने डेंड्राइट के बारे में डिस्कस किया है, दूसरी चीज़ हमने एक्सोन के बारे में डिस्कस किया है या एक्सोन टर्मिनल के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये एक साइट होती है यहाँ पे जो मोटर नर्व एंड हो रही होती है विद द कंटेक्ट ऑफ सार्कोलीम ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। वहाँ पे ये एक जंक्शन क्रिएट हो रहा होता है, एक साइट क्रिएट हो रही होती है जो कि प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान भी कह सकते हैं कि एक जंक्शन होता है, या ये भी कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन या साइट बिटवीन प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आप ये भी कह सकते हैं इसको। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता है, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद पेरीसिनेप्टिक को पोस्ट सिनेप्टिक में मैसेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सिनेप्स। तो आप जो सिनेप्स है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी उसे कहा जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहा जाता है, सिनेप्टिक नोब भी कहा जाता है, सिनेप्टिक टर्मिनल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिनेप्स क्या होती है बेसिकली कि साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस बिटवीन टू सेल। अब वो जो टू सेल्स होते हैं वो परी सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के दरमियान भी हो सकता है, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक कनेक्शन होता है बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल सेल इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बेसिकली न्यूरॉन्स आपने ऑलरेडी बता दिया कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट्स होते हैं। तो जो सिनेप्सेस होती हैं, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में ये सिनेप्सेस स्ट्रक्चर दैट परमिट्स न्यूरॉन्स या नर्व सेल टू पास एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स टू अनदर न्यूरॉन और द टारगेट या इफेक्टर सेल। टारगेट सेल कह लें तो भी ठीक है, इफेक्टर सेल कह लें तो भी ठीक है। ओके, तो सिनेप्स कैसे क्रिएट होती है, सिनेप्स कैसे क्रिएट होती है, सिनेप्स को न्यूरॉनल जंक्शन भी समटाइम्स कहा जाता है कि साइट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बिटवीन टू नर्व सेल्स। और वो नर्व सेल्स होते हैं बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, टू नर्व सेल्स के दरमियान हो सकती है, बिटवीन द न्यूरॉन हो सकती है,
और ग्लैंड के दरमियान हो सकती है, या जो इफेक्टर सेल्स होते हैं या मसल सेल्स होते हैं उनके दरमियान भी हो सकती है ये। ओके, तीसरी चीज़ होती है मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की अगर हम बात करें तो मोटर एंड प्लेट होती है। अब ये जो मोटर एंड प्लेट है ये बेसिकली क्या है? जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है इसको मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है। इसमें स्पेशलाइज्ड केमिकल सिनेप्सेस बन रही होती हैं, जहाँ पे जो टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ दी एक्सोन्स होती हैं मोटर न्यूरॉन्स की, वो आगे टारगेट मसल के साथ अटैच हो रही होती हैं या टारगेट मसल के साथ कंट्रैक्ट कर रही होती हैं। और जो मोटर एंड नर्व प्लेट्स होती हैं इनके अंदर भी अगेन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ मोटर न्यूरॉन एक्सोन्स प्रेजेंट्स होती हैं, जो कि लार्ज सैनैप्स बना रहे होते हैं, और उन लार्ज सैनैप्स को हम मोटर एंड प्लेट्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस ऑन दी मसल सरफेस भी कहा जाता है। अब ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं बेसिकली इनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स पड़े होते हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को कंटेन कर रहे होती हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, साइड्स ऑफ ट्रांसमिशन अगेन न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अगेन बेटा बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जो मोटर एंड प्लेट्स होती हैं ना इनको न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस भी कहा जाता है। These are specialized chemical synapses formed at the site where the terminal branches of a zone of the motor neuron communicate with the target cell. अब जो टारगेट सेल्स हैं उनके दरमियान मोटर एंड प्लेट, मोटर या एक्सोन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स का जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है या जो कंटेक्ट हो रहा होता है वो थ्रू टर्मिनल ब्रांच हो रहा होता है। ओके, तो जो ये टर्मिनल ब्रांच ऑफ ईच मोटर न्यूरॉनल एक्सोन्स जो होते हैं ये लार्ज सिनेप्सेस बनाते हैं, इसलिए इनको मोटर एंड प्लेट कहा जाता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहा जाता है। और ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं दीज आर फिल्ड विद सिनेप्टिक वेसिकल्स, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं दे कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भी हो सकता है, अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं। अब बेसिकली अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्रीसिनेप्टिक पार्ट होता है, प्रीसिनेप्टिक पार्ट में जिसमें जो नर्व टर्मिनल होता है, पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट होता है, मोटर एंड प्लेट होती है, और इनके दरमियान एरिया होता है बिटवीन नर्व टर्मिनल और मोटर एंड प्लेट जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ओके, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ओके बेटा अगेन बता देता हूँ, डोंट वरी। ये कह रहा था कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। पहला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है पेरिसिनेप्टिक पार्ट। पेरिसिनेप्टिक पार्ट्स के अंदर आता है नर्व टर्मिनल। दूसरा पार्ट इसको कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट जो कि मोटर एंड प्लेट होती है बेसिकली। और जो प्रीसिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के दरमियान एरिया होता है, या आप ये कह दें कि नर्व टर्मिनल और मोटर एंड प्लेट के दरमियान जो एरिया होता है दैट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जैसे ही मैसेज आएगा तो वो सबसे पहले प्रीसिनेप्टिक पार्ट के अंदर आएगा, ये नर्व टर्मिनल के अंदर आएगा, उसके बाद जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उस तक पहुंचेगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे और वो मैसेज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट या मोटर एंड प्लेट तक कन्वे कर देंगे। और जो एंड मोटर एंड प्लेट है वो अपना जो मैसेज है वो इफेक्टर आर्गन या टारगेट आर्गन तक पहुंचा देगा या टारगेट सेल तक पहुंचा देगा। ओके, तो इस अब हम अगर डिफाइन करें कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली क्या है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ स्पेशलाइज्ड साइट दैट कनेक्ट्स द टर्मिनल ऑफ मोटर एंड न्यूरॉन टू द स्केलेटल मसल। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो सैनैप्स क्रिएट हो रही होती है, जो कि एक मैसेज क्रिएट हो रहा होता है, उसको इसने कन्वे करवाना होता है फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और पोस्ट सिनेप्टिक जो टारगेट एरिया होता है, ये टारगेट आर्गन होता है, ये टारगेट स्केलेटल मसल होता है, उस तक पहुंचा देता है।
ओके, होप सो गॉट इट ना। अब ये देखिएगा कि मोटर एंड प्लेट साथ में सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर directly beneath motor nerve endings and contains an abundance of mitochondria and nuclei। ये सार्कोलीमा क्या है? अब जो मोटर एंड प्लेट्स होती हैं ये अटैच हुई पड़ी होती हैं मसल्स वो की लेयर के साथ, कवरिंग के साथ, मोटर एंड बीनीथ द मोटर नर्व एंडिंग्स। और इसके अंदर अबेंडेंट अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देखिए क्या मैसेज आ रहा है एक्सोन टर्मिनल से। ओके वेल, समझ आ गई तो एक्सोन टर्मिनल से देन नर्व इम्पल्स बनेगा, उसके बाद ये सिनेप्टिक वेसिकल्स की फॉर्म में जो एसिटाइलकोलिन पड़ी है वो रिलीज होएगी सिनेप्टिक एंड प्लेट के अंदर या सिनेप्टिक नोब के अंदर। उसके बाद सर्टेन कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। देन ये मैसेज आगे जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस तक कन्वे होएगा और इनके दरमियान न्यूरो जो केमिकल सिक्रीशंस होंगी दैट आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म और सार्कोलीमा मसल की बेटा कवरिंग होती है। ओके ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की हमने बात की कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स हैं पड़ी होती हैं। अब इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, एक्सोनल टर्मिनल्स भी होती हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब्स भी होती हैं। स्केलेटल मसल ये फाइबर बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स है। एक्सोनल कोलेटरल ब्रांचेस भी होती हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब्स भी होते हैं, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स भी होती हैं। तो ये इस तरह की ब्रांचेस हुई पड़ी होती हैं स्केलेटल मसल के अंदर। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो दैट मैसेज इज कन्वेड टू मोटर एंड प्लेट। प्री से पोस्ट सिनेप्टिक में जा रहा होता है और उससे पहले उसमें सर्टेन केमिकल सेक्रीशंस रिलीज हो रही होती हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेज को आगे प्री से पोस्ट सिनेप्टिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और एट द एंड इफेक्टर आर्गन, ये इफेक्टर टिश्यू, ये इफेक्टर सेल, ये इफेक्टर स्केलेटल मसल तक पहुंच रहा होता है। अब सिनेप्स क्या है? बेसिकली सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन और मेम्ब्रेन ऑफ द अनदर सेल टाइप। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सिनेप्स क्या होती है। ये बेसिकली एक जंक्शन होता है बिटवीन द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन और मेम्ब्रेन ऑफ द अनदर टाइप। और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सोनल एंड ऑफ द मोटर नर्व and the sarcolemma of the muscle fiber। और एक्सोन एंडिंग कंटेन वेसिकल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये एक्सोन जो टर्मिनल्स होते हैं ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, ये सिनेप्टिक लोब्स होती हैं दैट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, अब न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं that are released from the vesicles into the motor nerve ending, axonal ending। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने पहले भी डिफाइन किया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले भी बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर की एक अच्छी सी डेफिनेशन ओके। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल मैसेंजर्स होते हैं which neurons use to communicate with one another and with the target tissue in the process of neurotransmission। तो इसमें भी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यही डेफिनेशन बन रही है कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं रिलीज फ्रॉम द वेसिकल्स इनटू द मोटर नर्व एंडिंग, एक्सोनल एंडिंग। और एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज रिलीज्ड बाय द मोटर न्यूरॉन्स। इसके अलावा व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द नर्व इम्पल्सेस एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड ट्रैवल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स रिसेप्टर्स टू द मोटर एंड प्लेट। बेटा हर ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता लेकिन मेनली जो कंट्रैक्शन करवा रहा होता है वो एसिटाइलकोलिन है। इसकी सर्टेन टाइप्स होती हैं और लाइक कुछ अमाइनो एसिड्स इन नेचर होते हैं जिस तरह ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है। इसके अलावा गैबा होता है, गैबा गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड्स होते हैं।
गैस्ट्रोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फेट्स हैं, और मोनोमाइंस की फॉर्म में भी होते हैं जिनमें डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, हिस्टामीन है, सेरोटोनिन हैं, 5 हाइड्रोक्सी है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो डिफरेंट जगहों पे रिलीज़ हो रहे होते हैं। और डिफरेंट बुक डिफरेंट्स कहती हैं, कुछ कहती हैं कि ये 3 तरह से होते हैं, इनिबिटरी होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं और मिक्स्ड होती हैं। कुछ बुक कहती हैं कि इनकी 4 टाइप्स होती हैं, कुछ बुक कहती हैं 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन आपकी जो बुक है उसके अंदर मेनली 3 तरह से इसको जस्टिफाई किया गया है कि कुछ स्टिमुलेटरी होते हैं। और सॉरी, कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेनली जो बुक कहती है वो ये कहती है डेफिनेटली स्मूथ मसल्स के अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं उनमें एसिटाइलकोलिन है। अब एसिटाइलकोलिन कंट्रैक्शन काज करवा रहा होता है, और जैसे ही कंट्रैक्शन होती है उसके बाद रिलैक्सेशन होना होती है। अब रिलैक्सेशन में क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज रिलीज होता है, और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो होता है वो जो सिक्रीटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है उसकी डिग्रेडेशन काज करवा देता है। ओके। तो और जो हम बात कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो ये मिक्स्ड होते हैं मेनली। इसकी 3 टाइप्स बुक कहती है। एक्साइटेटरी होते हैं, इनिबिटरी होते हैं, एज वेल एज मिक्स्ड होते हैं। लेकिन अदर बुक्स कहती हैं, कुछ कहती हैं 7 टाइप्स होती हैं, कुछ कहती हैं 2 टाइप्स होती हैं। लेकिन आपकी बुक जो है उसके अंदर 3 टाइप्स मेंशन की हुई हैं, लाइक एक्साइटेटरी हैं, इनिबिटरी हैं और मिक्स्ड हैं। ओके। Chemical arches में acetylcholine is the neurotransmitter released by the motor neurons, or when stimulated by the nerve impulses, acetylcholine is released, और ये travel across the synaptic cleft और bind receptors on the motor end plate। इसके अलावा इसकी जो स्टिमुलेशन होती है वो कंट्रैक्शन काज करवा रही होती है। ये एक थ्योरी ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट है जो कहती है कि सार्कोलिमा इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। सार्कोमेयर, इसने कहा है कि सार्कोमेयर जो है ना ये फंक्शनल यूनिट होता है जो स्केलेटल मसल का। बेसिकली सार्कोमेयर क्या चीज़ है? सार्कोमेयर एक यूनिट ऑफ जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं, उनके एक यूनिट है। और इसके अंदर बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट पड़े होते हैं, बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर पड़े होते हैं। इसके अंदर मेनली 2 तरह से प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक एक्टिन है और मायोसिन है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मसल कंट्रैक्शंस, इसलिए इसको मसल कंट्रैक्शन की बेस पे इसको कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि ये जो एक्टिन और मायोसिन है ना,
फिलामेंट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, ग्लाइड कर रहे होते हैं। तो अगेन जो सार्कोमेयर है ना, सार्कोमेयर की बेसिकली क्या है कि सार्कोमेयर इज ए कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फिब्रल्स या मसल फाइबर्स। अब इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एक्टिन पड़े होते हैं और मायोसिन पड़े होते हैं। इनको थिन और थिक फिलामेंट्स भी कहा जाता है। जो एक्टिन होता है उनको थिन फिलामेंट्स कहा जाता है, जो मायोसिन होता है उनको थिक फिलामेंट्स कहा जाता है। थिक प्रोटीन फिलामेंट्स भी कहा जाता है, थिन प्रोटीन फिलामेंट्स भी कहा जाता है। एक्टिन मायोसिन कह लें तो भी ठीक है। तो अब होता क्या है बेसिकली, ये जो सार्कोमेयर है ना, ये दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली टू प्रोटीन फिलामेंट्स, वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन। अगेन बता रहा हूँ कि एक्टिन जो है ना उसको थिन प्रोटीन फिलामेंट्स भी कहा जाता है और मायोसिन को थिक फिलामेंट भी कहा जाता है। अब इनकी जो स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर एक्टिव स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रक्शन, और इस मसल कंट्रक्शन की बेस पे इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का नाम दिया गया है। ओके, कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या है, अब व्हेन द स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट्स सार्कोमेयर शॉर्टन्स, जब स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में जो सार्कोमेयर है शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट की है क्या है। सार्कोमेयर शॉर्टन्स बिकॉज थिक एंड थिन फिलामेंट स्लाइड्स पास्ट वन अनदर। अब ये जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं बेसिकली ये प्रोटीन्स आर इन नेचर, जिनमें एक्टिन और मायोसिन होती हैं। ओके, तो these thin filaments move towards the center of the sarcomere from the both sides। अगर आप देखेंगे ये नीचे डायग्राम, तो मायोसिन हमेशा बाइंड कर रहा होता है, बाइंडिंग साइड्स ऑन दी एक्टिन, मायोसिन एक्टिन के ऊपर आके बाइंड कर रहा होता है, और जैसे ही कंट्रैक्शन होती है तो ये नैरो होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहा जाता है। अगेन बता रहा हूँ कि ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये क्या है और सार्कोमेयर क्या है। बेसिकली ये सार्कोमेयर एक कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में पैरेलल प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, और वो जो पैरेलल अमाउंट में लार्ज प्रोटीन्स हैं उनका नाम है एक्टिन और मायोसिन। अब जो एक्टिन है इसको थिन प्रोटीन फिलामेंट भी कहा जाता है, इसको थिक प्रोटीन फिलामेंट भी कहा जाता है। अब होता है बेसिकली कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कंट्रक्शन, ये मस्कुलर कंट्रक्शन के लिए एक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसलिए इनकी जब मस्कुलर कंट्रक्शन हो रही होती है तो उसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का नाम दिया गया है। ओके, इसके ये एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है जिसमें एक्टिन ऑन द मायोसिन थिक फिलामेंट्स ऑन द थिन फिलामेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 स्टेप्स, जिसमें ये बैंड्स हैं, सेट डिस्क है, थिन फिलामेंट्स है, एम लाइंस हैं, ए बैंड्स हैं, एच जोन है। टू सार्कोमेयर्स की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसके अंदर जेड डिस्क बन रही होती है, एम लाइन बन रही होती है इन द एच जोन, और जेड डिस्क बन रही होती है। ये ऊपर वाली जो डायग्राम है ये इसमें जो मसल्स हैं जब रिलैक्स हो रहे होते हैं तो जो बैंड्स हैं उनके अंदर इलांगेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब पार्शली कंट्रैक्टेड होते हैं तो इनका जो डिस्टेंस है बैंड्स का वो शॉर्टन होना शुरू हो जाता है, एच जोन का डिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, और थिन फिलामेंट्स ऊपर रिजाइड करना शुरू कर देता है। और जब मैक्सिमली कंट्रैक्शन हो रही होती है तो मैक्सिमली कंट्रैक्शन के दौरान ए बैंड, आई बैंड और जेड जो जोन होता है ये कंट्रैक्ट हो चुके होते हैं। ये इसलिए इनको स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ओके, एनर्जी के बारे में बताते हैं कि कंट्रक्शन कैसे होती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होती हैं। तो ये कंट्रक्शन कर लेते हैं, देन इसके हम रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इट्स क्वाइट अनफ नहीं, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में और ये एसवी कंट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही मोटर इम्पल्सेस जनरेट होती है इनिशिएटेड इन द ब्रेन, आवाज़ कट रही है, अपना नेटवर्क रिफ्रेश करें ज़रा।
ओके, पेज रिफ्रेश किया, आवाज़ ठीक हुई है। में डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करना है और हमें कैविटीज़ के बारे में भी आज हम डिस्कस करना है, जो कि हमें शुरू में abdominal कैविटी और कैविटीज़ के बारे में नहीं पता था, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आवाज़ ठीक हो गई है। ठीक है, अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कैसे होते हैं। बेटा, चलें हम फिर रिव्यू कर लेते हैं जो लास्ट हमने डिस्कस किया है, और बाकी इसकी फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। हैप्पी? लेकिन आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों ने ये फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन को देखना है। ओके, इसके अलावा हमारी एक क्लास और भी है, और वो हमारी क्लास कब होगी? 17 जून को 10 से 11 AM। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, कल भी है, कल भी क्लास है, इसके अलावा मंडे को भी है, ट्यूसडे को नहीं है, लेकिन वेडनेसडे वाले दिन, और 10 to 11 AM आप लोग क्लास में। ठीक है, ओके, हम रिव्यू ले लेते हैं लास्ट के हमने डिस्कस किया है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हैं वो कर लेते हैं, लाइक कैविटीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। जिनके अंदर है मीडियल होती है, लेटरल होती है, डिस्टल होती है, और इंटर होती है, पोस्टीरियर होती है, सुपीरियर होती है, इंफीरियर होती है। ठीक है, अगर मीडियल की बात करें हम, तो मीडियल का मतलब होता है, मीडियल की अगर हम बात करें तो मीडियल का मतलब होता है स्ट्रक्चर नियर टू मिड लाइन, जो स्ट्रक्चर्स है वो मिड लाइन के करीब है। ओके, और अगर हम बात करें लेटरल की, इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं, जिस तरह हार्ट इज़ मीडियल टू दी ह्यूमरस। अगर हम मीडियल की बात करें तो हार्ट इज़, बेटा ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अनाटमी में यूज़ हो रही होती हैं, ये आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा 5 मिनट का रिव्यू है, ये ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। आप लोगों को पहले पता होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, मीडियल होती है, जिस तरह मीडियल स्ट्रक्चर नियर टू दी मिड लाइन, कि मिड लाइन के अगर कोई करीब है तो वो मीडियल होती है। जिस तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं, हार्ट इज मीडियल टू दी ह्यूमरस है। दूसरा लेटरल होती है, लेटरल में ये होता है कि स्ट्रक्चर इज फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन एट द साइड ऑफ द बॉडी, साइड ऑफ द बॉडी है। जिस तरह ह्यूमरस इज अगेन लेटरल टू हार्ट। पहले हमने ये कहा था कि हार्ट इज मीडियल टू ह्यूमरस, और अब अगर ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस इज लेटरल टू हार्ट। उसके बाद प्रॉक्सिमल होती है, प्रॉक्सिमल में ये होता है कि नियरर टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट है, या ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट है। जिस तरह फीमर इज प्रॉक्सिमल टू टिबिया। अगर हम बात में आवाज़ पॉज हो रही है, पेज को रिफ्रेश करें प्लीज़, आवाज़ ठीक हो जाएगी। हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। वन वाज मीडियल, मीडियल ये होता है स्ट्रक्चर इज नियरर टू मिड लाइन,
दूसरा हमने लेटरल का है, व्हेन द स्ट्रक्चर इज फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन और एट द साइड ऑफ द बॉडी। तीसरी चीज़ हमने कहा कि प्रॉक्सिमल होती है। प्रॉक्सिमल में ये होता है कि नियरर टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब और द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। चौथी चीज़ होती है डिस्टल। डिस्टल ये होती है कि व्हेन द फर्दर अटैचमेंट फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, जिस तरह फिबुला इज डिस्टल टू फीमर। इसी तरह इंटीरियर होती है, इंटीरियर द पार्ट ऑफ द बॉडी नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा पोस्टीरियर होती है नियरर टू बैक ऑफ द बॉडी अगर है तो। सुपीरियर होती है नियरर टू द हेड, स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला लाइक। इसके अलावा इंफीरियर होती है इंफीरियर स्ट्रक्चर्स फर्दर फ्रॉम द हेड, द स्कैपुला इज इंफीरियर टू स्कल। ठीक है, तो ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि मोस्टली डिस्कस की जा रही होती है कि मीडियल क्या है, लेटरल क्या है, डिस्टल क्या है, प्रॉक्सिमल क्या है, इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है और सुपीरियर और इंफीरियर क्या है। ये टर्मिनोलॉजीज आपने लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एनाटॉमिकल पोजीशंस का पता होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन ऑन फ्राइडे एट 9 AM। इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। ओके, सेलुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, कैविटीज ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं अभी से, ताकि आप लोगों का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो हम साथ लेके चलेंगे, और आपका जो टेस्ट है वो मैं फ़ाइनल कर लूँगा। फाइनल करने के बाद आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा कि कितने बजे आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा। जैसे टेस्ट ऑनलाइन होगा आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़। बेटा लास्ट पे जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई हैं वो इस स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन ये दूसरा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जिसमें अपेंडिकुलर स्केलेटल है उसके अंदर है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।